हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी डिस्कशन है हमारा रेलेवेंट रहेगा फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। और इसी के साथ अगर आप अलग एग्जामिनेशंस भी दे रहे हैं तो उसमें भी ये मदद करेगा, क्योंकि जो आपकी करंट अफेयर्स होती है उससे हमें क्या होता है, डिफरेंट जो स्टेटिक पोर्शन का नॉलेज है वो भी मिलता है, एज वेल एज जो करंट हैपनिंग है वो भी हम जान सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये जो एनालिसिस है ये कल का मई 27 का एनालिसिस है, क्योंकि कल हमारे टीम को कुछ दिक्कत की वजह से हमने कल का एनालिसिस नहीं दिया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कल का एज वेल एज आज का जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो बाकी एडमिशन के लिए डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी चीजें हम आपको फोन के जरिए बता देंगे। ओके, तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है कि आपको लेवी यूएसओ लाइक फी ऑन ओटीटीज टेलीकॉम्स टू डीओटी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा आर्टिकल है या फिर ये जो सेकंड इसका पेज है, डीओटी लुक एट प्रपोजल टू लेवी फी ऑन ओटीटी। तो ये जो आर्टिकल है अपने आप में मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, न्यूज थोड़ा समझा दूंगा आपको। जो टर्मिनोलॉजीज है वो प्री में पूछी जा सकती है। तो अभी मुद्दा क्या है, जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज है, जो टीएसपी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो हमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल आपका रिलायंस जियो, देन भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया। तो ये हो गए हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। इसी के साथ ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है ये हमें आईएसपी भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है ये। तो अभी इन्होंने कंप्लेन किया है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या फिर आईएसपीज है, इन्होंने कंप्लेन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो क्या करता है टेलीकम्युनिकेशन को आपका रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कंप्लेन दिया है कि जो ओटीटी है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो अभी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, या फिर आपका यूट्यूब हो गया, तो ये आ जाता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में। तो अभी जो आपकी ओटीटी है वो क्या करती है, जो सर्विसेज है, इंटरनेट जो है उसको इस्तेमाल करती है, उसके जरिए फिर आपके जो भी इनके सब्सक्राइबर है उनको ये क्या करती है, जो आपके हम मूवीज देखते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। तो इसमें ओटीटी का क्या होता है, आपका नेटवर्क का खर्चा इसमें नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नेटवर्क कौन यूज करता है, ओटीटी। तो इसीलिए जो आपके डिफरेंट टीएसपी है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लाइक रिलायंस जियो, इन्होंने कंप्लेन किया है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनको भी आपका क्या करना चाहिए, जो आपका डिजिटल कनेक्टिविटी का एक्सपेंशन का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें खर्च करने चाहिए। और उसके लिए क्या है, आपका एक निधि बनाया गया है, भारत डिजिटल भारत निधि। तो इस डिजिटल भारत जो निधि है इसमें पैसे कौन आपका डिपॉजिट करता है, बाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन जो आपके इंटरनेट फैसिलिटी को लेके लोगों तक अपना सर्विस पहुंचाते हैं लाइक ओटीटी, ये क्या नहीं करते हैं, आपके डिजिटल भारत निधि में कोई पैसा नहीं देते हैं। तो इसीलिए अभी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने कहा है कि सारे खर्चे हम ही क्यों करें, जबकि जो आपका नेटवर्क का फैसिलिटी है 60 to 80% यूज किया जाता है बाय दिस ओटीटी। तो इसलिए ओटीटी के ऊपर भी चार्जेस लगाए जाने चाहिए। तो वही चीजें इसमें कही गई है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो इसमें अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है कि हम ऑलरेडी क्या करते हैं, जो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनको फी प्रोवाइड करते हैं, देन हम गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, फिर आपका इनकम टैक्स देते हैं, तो उसके बाद जीएसटी भी देते हैं जो सब्सक्रिप्शन होता है उसके ऊपर। तो उसके बाद हमें डिजिटल भारत निधि में पैसे देना जरूरी नहीं है या फिर ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये तो रहा पूरा आर्ग्यूमेंट। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जा सकता है कि डिजिटल भारत निधि
क्या है? तो ये एक ऐसा निधि है जिसके जरिए क्या किया जाएगा, आपकी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें जो पैसा आता है डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर डीओटी क्या है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है और एक वर्ड है जिसके लिए मैंने ये पूरा आर्टिकल लिया है। ओके, कहीं जस्ट अ मिनट। ओके, एजीआर करके आपका एक कॉन्सेप्ट है जो पूछा जा सकता है, ये रहा एजीआर। तो एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है, तो क्या ये ध्यान रखिएगा, एजीआर क्या है, जो आपकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनको अपने सालाना प्रॉफिट में से, एनुअल प्रॉफिट में से एक पोर्शन एजीआर के तौर पे गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अभी क्या है, ये जो एजीआर का कॉन्सेप्ट है ये प्री में पूछा जा सकता है, एजीआर रेफर्स टू। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एजीआर क्या है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनका जो एनुअल प्रॉफिट है उससे उनको एक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस देती है टेलीकॉम कंपनीज को या फिर स्पेक्ट्रम बेचती है, तो उनका फी तो लेती है, फी के अलावा भी क्या है, एक आपका सालाना एजीआर गवर्नमेंट रिसीव करती है। तो ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये जो वर्डिंग्स है ये ध्यान में रखिएगा। ओके, बाकी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि हम कैसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस मॉडल में। तो कैसे हम इनोवेटिव ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा। तो आज के समय में आप देखें तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। ओके, तो आज के समय पे अगर आप देखें तो प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की इकोनॉमी के सेगमेंट से देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में ज्यादा है, जो आपका पॉजिटिव साइन है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव क्या है कि आपका जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है वो डिजायर्ड लेवल से कम है। और कम होने का एक रीजन क्या है, आपका जो इकोनॉमी का 3 सेक्टर है, प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग आ जाता है, सेकेंडरी जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, और थर्ड है आपका सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर तो बहुत आगे जा चुका है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें दिक्कतें हैं। तो उसके लिए हमारे देश में डेवलपमेंट कहाँ करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करनी है। जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स है उनको आपका मोटिवेशन देना जरूरी है और उनको जो सहूलियत की जरूरत है वो देनी जरूरी रहेंगी। तो क्या देनी जरूरी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो अभी इसमें एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी दिखाया है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, जो बिजनेस करते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन्वॉल्व है, ओके, जो क्या करते हैं, नए आइडिया से आपके बिजनेसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इसमें अगर मुगल एरा में अगर आप देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप लेड डेवलपमेंट होता था, लेकिन कोई इनोवेशन खास वैसा नहीं था। तो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम भी दिया गया है जगत सेठ फ्रॉम बंगाल। देन कॉलोनियल पीरियड में देखें तो आपका उस समय भी कॉलोनियल और लेटर कॉलोनियल समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज हुआ था लेटर कॉलोनियल पीरियड में। और कॉलोनियल पीरियड में मतलब आपके 1757 बैटल ऑफ पलासी के बाद या फिर बैटल ऑफ बक्सार 1764 के बाद अगर देखें तो आपका उस समय पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय ब्रिटिशर्स, तो उस समय ज्यादा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन लेटर कॉलोनियल समय पे 19 अगर आप 1905 के बाद अगर देखें, स्वदेशी मूवमेंट के बाद, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद हमने इंडिजिनियस प्रोडक्शन में ध्यान देना चालू किया था। पहली बार हमने आवाज उठाई थी उस समय अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि हमें क्या करना है, अपना खुद का प्रोडक्शन करना है। या फिर आप अगर देखें तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आपको डिफरेंट गुड्स एंड कमोडिटीज की जरूरत थी, उसके लिए टाटा स्टील, गोदरेज, किर्लोस्कर, ये सभी कंपनीज की सर्च होने लगी। तो इसमें देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्यमी लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आप देखें 1947 से 1991 के बीच में हमारा जो आपका
झुकाव था वो था टुवर्ड्स सोशलिस्टिक पॉलिसीज, और बहुत ज्यादा लाइसेंस राज था। ओके, पीएसयू का डोमिनेंस था, वीक प्राइवेट इनोवेशन था, और जिसके वजह से हमें क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा था। और तभी 1991 में हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन का एरा लिया, एलपीजी। और उसी के बाद आप देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आपके ई कॉमर्स, स्टार्टअप, फिनटेक डोमिनेट करने लगी। और 2014-15 के बाद अगर देखें तो आप स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, ओके, स्टैंड अप इंडिया, तो डिफरेंट तरह के स्कीम्स आने लगी। लेकिन इससे भी क्या नहीं हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसमें जितना होना चाहिए था डिजायर्ड लेवल पे नहीं हो रहा है। तो 1991 में एक आपका रिफॉर्म आया, तो अभी क्या है, इसमें सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या कौन से क्रिटिकल गैप्स है, इनोवेशन में डेफिसिट है, ग्लोबल डिस्कनेक्ट देखा जाता है, ओके, कैपिटल एक्सेस में एसिमेट्री देखी जाती है। जो आपके 85% स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है या फिर एंटरप्राइज है, उनको क्रेडिट ही नहीं मिलता है बैंक से, इनफॉर्मल चैनल से क्रेडिट लेते हैं वो। क्रोनिक कैपिटलिज्म का रिस्क देखा जाता है कि गवर्नमेंट का जो पीएलआई इंसेंटिव है, ये ऐसा ना हो कि सिर्फ बिग कॉर्पोरेट्स को या फिर कॉन्ग्लोमोरेट्स को ही फेवर करे। फिर जो आपका आर&डी है वो बहुत कम है, लगभग 0.7% है, जबकि साउथ कोरिया जैसे देशों का 4.5% है। तो हमारा लगभग 5% होना चाहिए। उससे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। तो अभी ये दिक्कतें हैं, तो अभी ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें, इसी का उल्टा आप लिखना चालू कर दीजिए। और प्रपोज सोल्यूशन आप इसमें देख सकते हैं कि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बनानी जरूरी है, कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेंटालिटी है डेवलप किया जा सके, मोटिवेशन दिया जा सके। जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है उसमें रिफॉर्म लानी जरूरी है। तो डिफरेंट आप देख सकते हैं देश में फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो उसमें क्या है, घर के लोग ही पूरा बिजनेस को संभालते हैं, जबकि इतना बड़ा बिजनेस में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। फिर आपके डीप टेक स्टार्टअप जो है उसमें डेवलपमेंट बहुत कम है, तो उसको डेवलप करना होगा। डीप टेक किसमें काम करेगा, आपके स्पेस में हो या फिर देन डिफेंस में हो, ओके। तो इसीलिए इसरो स्टाइल इकोसिस्टम फोस्टर करना पड़ेगा। फिर जो एमएसएमई को क्रेडिट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अंडर सिडबी, इसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो मुद्रा लोन है उसको, ओके। फिर जो ट्रेड पॉलिसी का ओवरहोलिंग है उसको करना पड़ेगा, एक्सेसिव जो आपका रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना पड़ेगा। फिर एफडीआई को लिंकेज करना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और सहूलियत देनी होंगी। तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं, ओके। आई होप अभी तक आप आइडिया समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आप कंट्री लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, इजराइल, जर्मनी बहुत आगे जा चुकी है। रीजन क्या है कि इन्होंने क्या किया है, अपने स्टेट में, अपने देश में पॉलिसीज ली है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है। जैसे चाइना का मॉडल अगर देखें, स्टेट कैपिटलिस्ट हाइब्रिड मॉडल है, स्टेट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, साथ ही काम करती है, बहुत ज्यादा सब्सिडी दिया जाता है, बहुत ज्यादा एफडीआई भी रिसीव करते हैं, ओके। लार्ज स्केल टैक्स स्किलिंग भी दी जाती है। छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप देखें तो वर्ल्ड मार्केट में चाइना से आता है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल में भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लाया हूं, जो क्या है जरूरी रहेगा, ओके। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट है सीआरबी, कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर। तो ये जो कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर है ये एसोसिएट है किससे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी ध्यान रखिएगा, कॉन्टिंजेंट रिजर्व बफर या फिर रिस्क बफर जो है, ओके, तो इससे नाम से पता चल रहा है कि आपका जब ऐसा कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा देश में, ओके, जैसे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया, बैंक रन का कोई प्रॉब्लम है, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, वो आपकी सही नहीं है, ओके, टारगेटेड नहीं है, तो टारगेटेड जो है आपका 2 to 6% उसके अंदर नहीं है, तो इन सभी मुद्दों में जो आपका कंटीजेंट रिस्क बफर है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बाय आरबीआई। तो आरबीआई को अभी पैसे मिलते कहां से है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आरबीआई क्या करती है, लोन देती है, उससे इंटरेस्ट अचीव करती है, ओके। या फिर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आरबीआई के क्या है, इनकम दिखाई पड़ते हैं, ओके। जैसे आपका लोन देना हो, या फिर जो आपके गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज को डील करती है, ओके, या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका लोन को मैनेज करती है, तो उससे इनको कमाई होता है। तो उस कमाई में से क्या करते हैं, 1% टू एन सर्टेन एक्सटेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दे दिया जाता है कमाई का अंश, और गवर्नमेंट उससे क्या करती है, डिफरेंट सोशल वेलफेयर जो मेजर्स है उसको लेती है।
और बाकी सीआरबी रखती है कंटीजेंट रिस्क बफर 7.5%, तो 2025 में देखे तो 7.5% है। तो अभी ये जो मुद्दा है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो कंटीजेंट रिस्क बफर है ये क्या है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसीलिए मैं इसको लेके आया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसमें क्रिटिसिज्म है, बाकी देशों में क्या कंपैरिजन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टू 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो अभी हम लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर में आ चुके हैं और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। जापान को सरपास किया है रिसेंटली। तो अभी अगर हम 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमें बनना है, मतलब विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी रहेगा। तो अगर मैं अंदर भी ना जाऊं इस आर्टिकल के, तो इसी जो आपका पेपर कटिंग है इसमें जो सजेशन दी गई है अमिताभ कांत द्वारा दी गई है। तो इसमें पहला कहा गया है कि लेस रेगुलेशन करना है। हमारे देश में ओवर रेगुलेशन है। ओके, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो दुनिया भर का लाइसेंस, ओके, उसके बाद दुनिया भर का ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर राज अभी भी चल रहा है, आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, टैक्स को लेके हो या फिर परमिशन को लेके हो, या फिर म्युनिसिपैलिटी में ही छोटा सा परमिशन निकालने के लिए आपका जो है दिमाग गर्म हो जाता है। ओके, तो इसमें अभी क्या है, अमिताभ कांत जी ने कहा है कि छोटा हो या बड़ा हो रेगुलेशन को घटाना जरूरी है। फिर जो आपका जीएसटी का स्लैब्स है, ओके, उसको रैशनलाइज करना जरूरी रहेगा। ओके, तो अभी 4 जीएसटी के स्लैब है, कोई 5 भी कहता है, 0 को भी स्लैब में पकड़ता है कि कोई बहुत सारे ऐसे गुड्स है जो आपके डे टू डे यूज के लिए है, या फिर जो क्या करते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग भी यूज करते हैं, उसको 0 में रखा गया है। देन 5% का एक जीएसटी स्लैब है, देन एक है आपका 12 का, एक 18 का, एक 28 का। तो बहुत ज्यादा स्लैब है। तो स्लैब को क्या किया गया है, इसमें कम करने के बारे में कहा गया है कि एक या दो स्लैब रखिए ज्यादा से ज्यादा, और उसी के अंदर सारी चीजों को लाइए। ओके, फिर ईज ऑफ बोरोइंग के बारे में कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, अभी जो टॉपिक देखा ना कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा कैसे, आपने समझ लीजिए बहुत पढ़ा, इंजीनियरिंग की, मेडिकल पढ़ा, उसके बाद आप अपना कुछ क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी आपको फ्रेश पैसे चाहिए, लोन चाहिए। तो उसमें क्या है, ईज नहीं है, बोरोइंग इजीली नहीं की जा सकती है, दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेशन या फिर अननेसेसरी हमें चीजों में फिलअप करना होता है। तो उससे क्या होता है, हम डिस्करेज होते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग, जो ईज ऑफ बोरोइंग है उसको लाना जरूरी है। मेक फॉर द वर्ल्ड का कंसेप्ट लाना जरूरी है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, कि हम सभी चीजें वर्ल्ड के लिए हमारे देश में बनाएंगे। उसके बाद क्या है, जो भी हम रिफॉर्म्स लाएंगे उसमें स्पीड की जरूरी बहुत है, कि एकदम स्लो रिफॉर्म होगा, आज पॉलिसी ली 10 साल के बाद रिफॉर्म हो रहा है, तो वो तब तक और आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसको हमें स्पीड अप करना होगा। देन ब्रेन गेन करना जरूरी है। तो अभी ब्रेन चल रहा है कि जो हमारे देश के इतने ज्यादा टैलेंट है वो क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरे देशों में, तो उसको रोकना है एक लिमिट तक। ओके, और उन टैलेंट्स को हमारे देश के अंदर सहूलियत देनी है, जगह देनी है, ताकि हम क्या कर सके, 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन में पहुंच सके, और तभी हम क्या बनेंगे, आपका विकसित भारत बनेंगे। और इसी के साथ इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में भी कहा गया है। तो अभी इंडिया में आपका क्या है, इनक्रेडिबल भारत अतुल्य है कल्चर के लिहाज से। अगर देखे आप टूरिज्म का पोटेंशियलिटी देखे, तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। टूरिज्म एक बहुत अच्छा पोटेंशियलिटी रखता है। 43 आपका क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन 15 आपके इंटेंजिबल कल्चर है, और इसके अलावा आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके नेचर हो, या फिर कल्चर हो, या फिर क्यूजिन्स हो, या फिर डांस हो, या फिर म्यूजिक हो, बहुत कुछ है भारत के पास जो हम दुनिया को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, तो इन्हीं पॉइंट में हमें काम करना जरूरी है, जिसमें अभी जितना होना चाहिए उतना गति से नहीं हो रहा है। ओके, तो इसी से आप समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ 8 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन लिखने में, 7 से 8 मिनट। कोई क्वेश्चन में आप 9-10 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन एवरेज 7 to 8 मिनट्स रहेगा। उसमें 150 से 250 वर्ड के अंदर आपको सवाल का जवाब देना है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको टेम्पलेट्स आप ध्यान में रखिए। ओके, टेम्पलेट्स को देखते ही प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन, इसी में सोच लीजिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को मेंस में एग्जाम का जो मेंस का स्टेज है उसको क्लियर कर सकते हैं।
बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं इसके अंदर जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि ये क्या रेफर करता है, वो क्या रेफर करता है, तो वो सब देख लीजिएगा और कोई डेटा है तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बात करता है अबाउट सिक्योरिटी एस्पेक्ट में। तो जो जीएस पेपर 3 का जो सिक्योरिटी पोर्शन है, सिक्योरिटी में भी कौन सा सिक्योरिटी? इंटरनल सिक्योरिटी। तो अभी अगर आप देखें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। देन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है जो काफी हद तक कम हुआ है। फिर आप जो आपके ईस्टर्न रीजन में देखें, ईस्टर्न प्लस कुछ हद तक साउदर्न रीजन में या फिर सेंट्रल इंडिया रीजन में भी देखें तो आपकी क्या है, नक्सलिज्म या फिर माओइज्म का प्रॉब्लम देखा जाता है। और इन तीनों ही प्रॉब्लम में जो नक्सलिज्म है ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा थ्रेट उभर के आया था और अभी भी ये थ्रेट है, लेकिन अभी के हाल फिलहाल में इसको बहुत दूर कम किया गया है बाय डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। ओके, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं उसके जरिए, और गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि हम बाय 2026 जो नक्सलिज्म का जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसको टैकल कर लेंगे, और बहुत हद तक टैकल किया गया भी है। तो अगर आप डेटा देखें तो इसमें पहले आपके 2004 से लेके 14 तक, ओके, 10 सालों में 16,000 लगभग 16,500 इंसिडेंट्स थी, ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। वो अभी घट के 7,700 पे पहुंच चुका है 2024 तक। ओके, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड था 120 से 38 तक आ गया है। तो अभी हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट में ही प्रॉब्लम है। तो 3, 4, 5 स्टेट जो भी है अफेक्टेड है बाय नक्सलिज्म, उसमें से 128 डिस्ट्रिक्ट आपके अफेक्टेड थे, उसमें से 38 हो गए हैं अभी, मतलब रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी मेजर्स ली गई है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इसी के साथ जो डेवलपमेंटल मेजर्स भी लिया गया है वो भी काम कर रहा है, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, वो सपोर्ट ना करे इंसर्जेंट्स को, ओके, ये एक्सट्रीमिस्ट को। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि कम हुआ है। तो अभी इसमें ये आर्टिकल में मैं आपको ये चीजें बताना चाहूंगा, 2 चीजें, ओके, बाकी पढ़ेंगे तो इंफॉर्मेशन लोडेड है, आपको समझ में आएगा। अभी कोई भी सिक्योरिटी का क्वेश्चन इंटरनल लेवल में लिखेंगे, ओके, कोई भी स्टेट में कोई भी चैलेंज हो, उसको टेकल करने का हमारे पास सिर्फ एक उपाय नहीं है कि खाली हमें सिक्योरिटी मेजर्स ही नहीं लेने हैं, 2 उपाय हमें लेने हैं। नंबर 1 कि हमें आपका सिक्योरिटी मेजर्स लेना है ताकि हम जो भी आपके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसको कंट्रोल कर सके और एलिमिनेट कर सके, कंट्रोल ना हुआ तो। सेकेंडली, आपके अभी ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्यों आपके उस एरिया में राइज होता है, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनजस्टिस हो, ओके, या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हो, ओके, इंस्टीट्यूशनल वायलेंस मींस वायलेंस बाय एट्रोसिटीज बाय पुलिस फोर्स कोई जगह में हो सकता है। तो उसके लिए क्या होते हैं, आपके जो इंसर्जेंट होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है बाय लोकल कम्युनिटी। तो इसीलिए क्या करना है, लोकल कम्युनिटी का जो सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस है उसको दूर करना जरूरी है पैरेलली। ओके, तो अभी हम गन से अगर सिर्फ गन डाउन करेंगे एक्सट्रीमिस्ट को तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा लेकिन पूरा सॉल्व नहीं होगा। 100% सॉल्व करने के लिए उस जगह में खुशहाली लानी जरूरी है। और खुशहाली कैसे आएगी, बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाय सोशल डेवलपमेंट, बाय एजुकेशन, बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय इंटरनेट कनेक्टिविटी, ओके, बाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बाय आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डेवलपमेंट, ओके, बाय गिविंग स्टेवर्डशिप टू द लोकल पॉपुलेशन। तो इन सभी चीजों को आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट टूरिज्म के बारे में, और टूरिज्म में भी कौन से रीजन के बारे में, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में अभी क्या है, आपका बहुत ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियलिटी है, क्योंकि ये आपका क्या है, जन्नत है या फिर स्वर्ग है, कह सकते हैं हेवन है अर्थ में। ओके, इतनी खूबसूरत इसकी जो भी लैंडस्केप है आप देख सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या करना है, इसमें टूरिज्म डेवलप, हमें टूरिज्म के लिए सिर्फ देश के टूरिस्ट पे ही ध्यान नहीं देना है, इसके साथ हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस जगह में। ओके, और इससे क्या होगा, जो लोकल पॉपुलेशन है उनका आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ओके, उनको सहूलियत मिलेगी, उनका जो एलिनेशन है वो दूर होगा। ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपका टूरिज्म का डेवलपमेंट है वो कश्मीर रीजन में किया जाए। तो अभी कश्मीर रीजन में भी टेररिज्म का प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए हम सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी मेजर्स के पैरेलली हमें क्या करना है, डेवलपमेंटल मेजर्स भी लेने हैं, ताकि हम जम्मू कश्मीर में जो भी अदर आपके पोटेंशियलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर सके पैरेलली विथ टूरिज्म। ओके, तो टूरिज्म क्या होगा, एक व्हीकल ऑफ सॉफ्ट पावर होगा। सॉफ्टली हमें क्या करेगा, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ देगा लोकल पॉपुलेशन को, रूरल लेवल का अपलिफ्टमेंट होगा, फॉरेन एक्सचेंज की हमें कमाई होगी। और ध्यान रखिएगा, जो टूरिज्म है वो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, कभी पूछा जाता है। टूरिज्म क्या है, एक एक्सपोर्ट है। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट को देखें कि इंडिया में आ रहे हैं, ओके, तो हम उनको क्या करते हैं, टूरिज्म बेच रहे हैं या अपने जगह दिखा के उनसे कमा रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, एक्सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर जो आते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं है, बाहर से जो आते हैं उसके लिए एक्सपोर्ट होगा ये। तो इसमें बाकी चीजें क्या डायमेंशन है, फॉरेक्स इनफ्लो होगा, जॉब क्रिएशन होगा, सॉफ्ट पावर जनरेट होगी, रेजिलियंस आएगा, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो ये सभी चीजों में ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये आपका टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो भी प्रॉब्लम है लोकल लेवल में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी। तो टूरिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक पोटेंशियल रखने वाला सेक्टर है। ये सर्विसेज सेक्टर में आएगा और एक्सपोर्ट में आएगा, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम फॉरेन नेशन को। देन है भारत फोरकास्ट सिस्टम सेट टू गिव शार्पर रेन अलर्ट। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, तो इसमें मैं प्रीलिम्स के लिहाज से इस आर्टिकल को पिक किया है। इसमें भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसको डेवलप किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, IITM पुणे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस। तो अभी ये पूछा जा सकता है कि भारत फोरकास्ट सिस्टम किसने डेवलप किया है, IITM ने। IITM कहाँ पे इसका ऑफिस अवस्थित है, पुणे में है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट वाइज फॉर्म हो सकती है। और कितने दूर तक ये फोरकास्ट करता है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे फोरकास्ट करता है। 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर का ग्रिड के पैटर्न में ये फोरकास्ट करता है। जो ओल्डर सिस्टम था 12 इंटू 12 था। तो अभी हम अगर माइक्रो लेवल पे हमारे वेदर को फोरकास्ट करेंगे और वेदर का जो इवेंट्स है उसको मैनेज करेंगे, ओके, लाइक डिजास्टर का इवेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ रेन, ओके, तो उसको हम क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे, बेटर पॉलिसी बना सकेंगे, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकेंगे, लोकल लोगों को एम्पावर कर सकेंगे, आपके लोकल लोगों को अर्ली वार्निंग दे सकेंगे। ओके, तो डिजास्टर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एज वेल एज एग्रीकल्चर के लिहाज से भी, कि हम लोकल लोगों को ये इत्तला कर सकेंगे, बता सकेंगे कि आपका क्या है, कब रेन फॉल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई। कल फिर मिलेंगे या फिर शाम तक भी मिल सकते हैं अगर हमारी टीम ने आज का एनालिसिस रेडी कर दिया तो। ओके, मेरा काम रहता है आपको एनालिसिस को ब्रीफ में समझाना, प्लस कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताना, प्लस एक जो मेंस का फोबिया क्रिएट करके रखा है पूरा मार्केट में कि ये आपकी बहुत ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके, सबसे अगर डेंजरस लेवल है तो वो है प्रीलिम्स, और इंटरव्यू तो और भी कुछ नहीं है, क्योंकि इतना जब पढ़ेंगे प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। इंटरव्यू क्या है, जैसे हम कोई हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं, कोई बात करते हैं, टॉक करते हैं, वही है इंटरव्यू। ओके, सो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा लेना है, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके, फिर सी सेट का डर भी हमें सताता है, तो इनको कंपेयर करना जरूरी है। बाकी मेंस ध्यान रखिए सबसे इजीएस्ट स्टेज है ऑफ दिस सिविल सर्विसेज, और आपका इंटरव्यू तो उससे भी इजी है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।